हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव पार्ट कुछ एक डाइजेस्टिव पार्ट्स पढ़ लिए थे, जैसे कि माउथ है उसके बारे में पढ़ा था, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था, और हमने इसोफेगस जो फूड पाइप है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हमारी क्लास होगी, आज जो सेशन है, इसमें हमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, मतलब आज हम जो डाइजेशन है ह्यूमन बीइंग में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टमक से। जो स्टमक है वो एक जे शेप स्ट्रक्चर है, जो कि फूड को स्टोरेज करने का काम करेगा, साथ में यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन भी होता है। स्टमक जे से पाउच है, जहाँ पे फूड का स्टोरेज भी होता है और फूड का ब्रेकडाउन भी होता है। पार्शियली फूड ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है स्टमक में। पार्शियली मतलब प्रोटीन का कुछ एक हिस्सा डाइजेस्ट होता है यहाँ पे, और दूसरा फैट का मिनिमम, मतलब ना के बराबर डाइजेशन किसका होगा, फैट का भी होता है। तो कौन कौन से जो फंक्शन है, क्या 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 एक काम करता है, तो एक बार हम पढ़ते हैं। It is a small J-shaped pouch with walls made of thick elastic muscles. जो इलास्टिक मसल्स हैं उनसे स्टमक बना हुआ है। क्या काम करेगा? स्टोरेज का काम करेगा, हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है। इसके साथ ही गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज करता है। कौन करता है? स्टमक रिलीज करता है। ठीक है। जे शेप स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वॉल्स थिक इलास्टिक मसल से बनी हुई है, स्टोरेज का काम करेगा एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करेगा। गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज करता है ये, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्टमक के 4 मेन फंक्शन है हमारे पास। 4 मेन फंक्शन है कौन से? स्टोरेज ऑफ फूड, सबसे पहले स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना। दूसरा पार्शियल डाइजेशन, पार्शियली डाइजेस्ट कर रहा है फूड को। तीसरा मैकेनिकल चर्निंग, मैकेनिकल चर्निंग मीन्स जो फूड आया है, फूड है वो किसकी फॉर्म में? बोलस फॉर्म में आता है। बोलस का मतलब स्लाइवा, स्लाइवा के साथ जो फूड मिक्स हो रखा है हमारा, उसको हम बोलस बोलते हैं। जो फूड स्लाइवा के साथ मिक्स हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। ठीक है। इसको मैकेनिकल चर्निंग, चर्निंग मीन्स ग्राइंडिंग करना, एक चीज को पीसना, वो काम कौन करता है? हमारा स्टमक करता है। फिर है रेगुलेशन ऑफ काइम, काइम, काइम क्या होगा? जो बोलस आया है माउथ से, जो स्लाइवा मिक्स होके आया फूड के अंदर, एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन के आया, वो बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे रिलीज होंगे? स्टमक। जो गैस्ट्रिक वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है? स्टमक के लिए यूज किया जाता है। बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, इसको हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। और इसका जो रेगुलेशन है वो कौन करेगा? स्टमक करेगा। यहाँ स्टमक के पास क्या आया था? बोलस आया था, उसने अपने गैस्ट्रिक जूस उसके साथ मिक्स कर दिया और उसको काइम की जो फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर ये काइम को आगे कहाँ पे पास करेगा? जो नेक्स्ट पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे पास करेगा। तो यहाँ पे इसोफेगस है, इसकी ओपनिंग स्टमक में जाके हो जाती है। स्टमक का जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको हम फंडस बोलते हैं। जो हार्ट के साइड में पार्ट है उसको हम कार्डिक बोलते हैं। और जो सबसे लोअर पार्ट है इसको पार्लिक बोलते हैं। यहाँ पे पार्लिक ओपनिंग होती है, जहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है। तो स्टमक एक स्मॉल जैसे पाउच है, जो कि थिक इलास्टिक मसल से बना हुआ है। उसका काम है स्टोरेज का एंड पार्शियल डाइजेशन का। गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, जो बोलस को किसमें? काइम में कन्वर्ट करेगा। फिर हम एक बार इसका कंप्लीट जो जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें रिलीज हो रही है, उसके बारे में पढ़ते हैं।
तो जो स्टमक है, स्टमक में फूड आ गया किसकी फॉर्म में? बोलस। बोलस की फॉर्म में फूड यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। फिर ये यहाँ पे क्या होगा? स्टमक क्या रिलीज करेगा? गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज करेगा। स्टमक रिलीज करेगा गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, म्यूकस एंड गैस्ट्रिक एंजाइम। कुछ एक एंजाइम्स है जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, वो यहाँ पे रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं कि HCl का। HCl काम क्या करता है? HCl तो एक एसिड है, उसका हमारे स्टमक में कहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो हमें देखना है। तो HCl है एक, तो वो जो जितने भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, हम फूड ले रहे हैं उस टाइम पे फूड के साथ कुछ एक माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और जो कि वो हमारे लिए हार्मफुल है। माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उन माइक्रोब्स को किल करने का काम कौन करेगा? HCl करेगा। HCl माइक्रोब्स को किल करने का काम करेगा। दूसरा, जो पेप्सिन है उसको एक्टिवेट करेगा अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए। पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा प्रोटीन को स्मॉल प्रोटीन्स में ब्रेक डाउन करने के लिए। तो एक तो माइक्रोब्स को किल करने का काम कर रहा है, दूसरा ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है किसको? पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए। फिर आता है म्यूकस। म्यूकस है वो एक, जैसे कि हमारा सलाइवा होता है इसी टाइप का फ्लूइड है, वो फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। म्यूकस फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा, इनर लाइनिंग है जो स्टमक की, उसको HCl से प्रोटेक्ट करता है। हमने पढ़ा है कि HCl है वो स्टमक में रिलीज होता है, उसका फंक्शन भी हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर जब तक उसकी प्रॉपर अमाउंट में उसका सिक्रेशन हो रहा है तब तक सही है, पूरी फंक्शनिंग प्रॉपर चलती रहेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है, लार्ज अमाउंट में उसका सिक्रेशन हो जाता है। तो HCl क्या है? एसिड है, वो जिस भी चीज से टकराएगा उसको जलाएगा। तो जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, अगर लार्ज अमाउंट में जो HCl है उसका सिक्रेशन हो गया, तो जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उनको क्या करना स्टार्ट कर देता है? ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। कभी ये चीज आपने फील भी की होगी, कई बार पेट में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो किस वजह से होती है? HCl की वजह से होती है। HCl है वो जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। तो म्यूकस यहाँ पे क्या करेगा? म्यूकस जो HCl से जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करेगा। म्यूकस के दो काम है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फूड को, दूसरा जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसको HCl से प्रोटेक्ट करता है। फिर आते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम पे, कि गैस्ट्रिक एंजाइम है उनका क्या क्या काम है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें पेप्सिन की। मेनली 3 एंजाइम रिलीज होते हैं यहाँ पे, पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। जो रेनिन है, जो रेनिन है ये सिर्फ जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें रिलीज होता है, जो अडल्ट है उनमें रिलीज नहीं होता है। रेनिन की फंक्शनिंग सिर्फ हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उन्हीं में फंक्शनिंग होती है इसकी। अडल्ट्स में इसकी कोई फंक्शनिंग नहीं होती है। तो अडल्ट्स में मेन दो, पेप्सिन एंड लाइपेज, इनकी फंक्शनिंग होगी। पेप्सिन है वो क्या करेगा? पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन को स्मॉल प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। पार्शियली करेगा, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा यहाँ प्रोटीन का, थोड़ा डाइजेशन होगा, पार्शियली डाइजेशन होगा। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर ट्रिप्सिन है वो इसका कंप्लीट डाइजेशन करता है। तो प्रोटीन का पेप्सिन की हेल्प से डाइजेशन हो गया। और दूसरा एंजाइम प्रेजेंट है लाइपेज। लाइपेज है वो किसका ब्रेक डाउन करेगा? फैट का। तो आप अब बोलोगे कि मैम आपने तो पहले बताया था कि फैट का डाइजेशन तो होता नहीं, फैट का डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में तो सिर्फ प्रोटीन का होता है। फैट का डाइजेशन बिल्कुल लिटिल अमाउंट में कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, ओनली 3% ऑफ द फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होगी? स्टमक में डाइजेस्ट होगी, जो कि लाइपेज एंजाइम की हेल्प से होगी। तो पेप्सिन करेगा प्रोटीन का, लाइपेज करेगा किसका? फैट का डाइजेशन। और रेनिन के बारे में सिर्फ आपको बताना है यहाँ पे
कि भई ये सिर्फ़ इन्फेंट्स में प्रेज़ेंट होता है, अडल्ट पर्सन में प्रेज़ेंट नहीं होता है, इसकी वहाँ पे कोई फंक्शनिंग नहीं होती है। स्टमक गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ कर रहा है, एचसीएल म्यूकस गैस्ट्रिक एंजाइम, एचसीएल का काम है माइक्रोब्स को किल करना, दूसरा अ, एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना पेप्सिन को ताकि वो एक्टिव हो सके और प्रोटीन का डाइजेशन कर सके। म्यूकस का काम है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एचसीएल। एचसीएल से जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उनको प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है यहाँ पे, एंड लाइपेज है वो ब्रेक डाउन कर रहा है फैट का। तो ये मेन जो है ये हमारा हो गया कंप्लीट स्टमक के बारे में कि स्टमक का काम क्या है, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, कैसे वो वर्क करती है, कौन-कौन से एंजाइम्स हैं, वो सारा अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन किया है स्मॉल। तो फिर हमने यहाँ पे स्मॉल क्यों नाम दिया इसको? जब लार्जेस्ट पार्ट है तो इसका नाम लार्ज लिखना था ना, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन बोलना था हमें, लेकिन हम तो यहाँ पर बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ऐसा इसलिए है कि इसकी जो लेंथ है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है, वो तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो ब्रॉडनेस होती है, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी जो ब्रॉडनेस है, वो कम होती है। तो इसकी ब्रॉडनेस के बेसिस पे हमने इसका नाम दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम लेंथ के हिसाब से बात करते हैं तो इसकी नाम कुछ अलग होता है, लेकिन लेंथ के हिसाब से इसकी बात नहीं की गई है। लेंथ के हिसाब से हम देखें तो लेंथ जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी ब्रॉडनेस कम है। और एक क्वेश्चन आप नॉर्मली आजकल पूछा जाता है, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कार्निवोर्स होते हैं और एक होते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो कि एनिमल ईटिंग है और हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो। तो उनमें से कौन से एनिमल्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज होगी और कौन से की स्मॉल होगी? तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है। हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स से कंपेयर करें तो उनसे बड़ा साइज किसका होगा? हर्बीवोर्स का साइज बड़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल है। प्लांट ईटिंग एनिमल है, उसमें जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है और सेलुलोज के डाइजेशन में टाइम भी ज़्यादा चाहिए और वो रॉ फूड मटेरियल खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको जो स्पेस है उसकी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बात करें कार्निवोर्स की, कार्निवोर्स है वो एनिमल ईटिंग एनिमल्स हैं, लेकिन हम जो भी फूड खा रहे हैं, इसके अलावा बाकी कार्निवोर्स जो खा रहे हैं वो फूड को पका के खाते हैं। और इसके अलावा अगर रॉ भी मटेरियल भी खा रहे हैं तो उसके अंदर किसकी फॉर्म में मिलेगा? या तो स्टार्च, मतलब स्टार्च, ग्लूकोज, माल्टोज, इस फॉर्म में उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो उस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो हर्बीवोर्स को सेलुलोज के डाइजेशन में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और
ज़्यादा टाइमिंग भी लगता है इसके सेलुलोज़ के डाइजेशन में, और कार्निवोर्स को जो कार्बोहाइड्रेटिक फॉर्म में जो फूड ले रहे हैं, उसको टाइमिंग भी कम लगता है और स्पेस भी कम रिक्वायरमेंट होती है स्पेस की भी। तो इस वजह से कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ कम होता है और हर्बिवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ बड़ा होता है। फिर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ड्यूडेनम की जो ओपनिंग है, यहाँ पे जो प्रोक्सियल पार्ट है स्टमक का, वहाँ से इसकी ओपनिंग होती है। सॉरी, ड्यूडेनम प्रोक्सियल पार्ट है इंटेस्टाइन का। एंड एक बार हम वापस स्टमक वाली स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये इधर देखिए, जो पाइलोरिक पार्ट है स्टमक का, वहां से किसकी ओपनिंग हो रही है? ड्यूडेनम की ओपनिंग हो रही है। तो पाइलोरिक पार्ट से ड्यूडेनम की ओपनिंग होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की है? यू शेप स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम की। और यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ? इसका पायरलिक एंड से ये स्टार्ट होती है। इसका काम क्या है? जो कॉमन डक्ट्स है उनसे जो सीक्रेशन हो रहा है, मेनली लीवर और पेनक्रियाज से। लीवर से कौन सा? बाइल जूस सीक्रेट होता है, और पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट होते हैं। इन दोनों को रिसीव कौन करती है? ड्यूडेनम रिसीव करती है। ड्यूडेनम है वो प्रोक्शियल पार्ट है, यू शेप है। एंड जो पाइलोरिक पार्ट है स्टमक का, वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है। और इसका काम है ये रिसीव करेगी जितनी भी कॉमन डक्ट है हमारी, लिवर और पेनक्रियाज। लिवर से पेन बाइल जूस रिलीज होता है और पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस रिलीज होता है। इनको रिसीव करने का काम है वो किसका है? ड्यूडेनम का है। फिर नेक्स्ट है पार्ट जुजोनम। जुजोनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है। जितना भी कंप्लीट डाइजेशन होगा, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, वो सारा का सारा कहाँ पे आके होगा? जुजोनम में होगा। इसकी लेंथ वो 2.4 मीटर लॉन्ग है। और इसके अंदर विली स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक विली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी इसके अंदर, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है। जो डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन पावर भी इंक्रीज हो जाती है। जुजोनम है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जिसको हम विली बोलते हैं, वो इसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, चाहे हम फैट की बात करें, चाहे हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक न्यूट्रिएंट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो काम करेगा ट्रिप्सिन। स्टमक में पेप्सिन कर रहा था। और यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जुजोनम, यहाँ पे कौन करेगा? ट्रिप्सिन काम करेगा। ये चीज याद रखनी है कि प्रोटीन का स्टमक में कौन डाइजेशन कर रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कर रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। फिर थर्ड पार्ट है इलियम। इलियम का जो साइज है वो 2.4 मीटर लॉन्ग है। इसमें कल्ब शेप प्रेजेंट है, जैसे कि मशरूम की शेप होती है, इस टाइप से मशरूम की शेप होती है। इस टाइप से जो इसकी ट्यूब है उसके अंदर इस टाइप की शेप परसेंट होगी, जो कि ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। जो वेली थी वो भी किस में हेल्प करी थी? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करी थी। और जो कल्ब शेप है, मशरूम स्ट्रक्चर जैसी जो शेप है, वो भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना है, ब्लड के साथ मिक्सिंग होनी है, उसमें ये हेल्प करती है। यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका। फिर हमें देखना है लार्ज इंटेस्टाइन का, कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, वो कहाँ कैसे हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। लार्ज इंटेस्टाइन है वो, उसका साइज रफली 1.5 मीटर है।
इसकी जो ट्यूब है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, लेंथ कम होती है लेकिन इसकी ब्रॉडनेस है वो ज़्यादा होती है। तो हमने नाम पहले ही बता दिया कि भई नाम किसके बेस पे दिया गया है, ब्रॉडनेस के नाम जो ब्रॉडनेस है उसके बेस पे इनका नाम मेंशन किया गया है। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ पे क्या होता है एब्जॉर्प्शन और वाटर एंड मिनरल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड के साथ कुछ एक वाटर एंड मिनरल्स मिक्स होके कहाँ पे आ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर एंड मिनरल्स अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट फूड है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उस फूड के साथ मिक्सअप है, तो उस फूड को उस वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा वाटर एंड मिनरल्स वेस्ट फूड के साथ मिक्सअप होकर आ गए उनको एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। फिर जो लास्ट पार्ट है एनएस, एनएस का काम यही है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, उसको रिमूव करना। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको रिमूव करने का काम किसका होता है, एनएस का होता है। अभी हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से न्यूट्रिएंट की, इस टेबल में देखना है कि कौन से न्यूट्रिएंट की कौन से एंजाइम से डाइजेशन हो रहा है, कौन सी जो ग्लैंड है वो उसको रिलीज करे, एंजाइम कहाँ से रिलीज हो रहा है, साइट ऑफ डाइजेशन क्या है और उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के फॉर्म में है, तो जो अमाइलेज एंजाइम है वो इसका डाइजेशन करता है। अमाइलेज कहाँ कहाँ पे रिलीज होता है, एक तो स्लेवरी ग्लैंड्स, जो स्लेवरी ग्लैंड्स है हमारी वो स्लेवरी अमाइलेज रिलीज करते हैं। ये माउथ वाले कोर्स जब पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि स्लेवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को ग्लूकोज में माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है, जो है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। दूसरा जो अमाइलेज वहां पे डाइजेशन हुआ, माउथ में डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन कुछ एक पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वहां पे आकर उसका डाइजेशन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रिएटिक जूस आया है उसके अंदर अमाइलेज एंजाइम रिलीज होगा और वो यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। साइट कौन कौन सी होगी, माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जगह बतानी जहाँ पे होगा। तो एक तो माउथ में हो रहा था स्लेवरी अमाइलेज, और यहाँ पे जो अमाइलेज एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रिएटिक जूस से रिलीज होगा, तो यहाँ पे फिर वो कंप्लीट डाइजेशन होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट वही सिंपल शुगर की फॉर्म में ग्लूकोज माल्टोज, शुगर की जो जो फॉर्म है सुक्रोज माल्टोज ग्लूकोज, जो भी फॉर्म बनी है वो यहाँ पे बन जाती है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है, प्रोटीन का जो एंजाइम है प्रोटेज, कौन कौन से एंजाइम होंगे, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम है, और दूसरा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम है वो रिलीज हो, ठीक है। पेप्सिन कहाँ पे, स्टमक में डाइजेशन करेगा जो प्रोटीन है उसका, और ट्रिप्सिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करेगा। किस में कन्वर्ट करेंगे, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे उसको। फिर है लिपिड्स, जो फैट एंड ऑयल्स जो हम लेते हैं उसका डाइजेशन कहाँ होगा, फैट एंड ऑयल, जो लिपिड पोर्शन है लाइपेज एंजाइम है वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंजाइम कहाँ कहाँ से, पैनक्रियाज रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टाइनल जो एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड है उसके अंदर जो एंजाइम है लाइपेज, ये दोनों मिलके किसका डाइजेशन करेंगे, लाइपेज का लिपिड का। और कहाँ पे साइट ऑफ डाइजेशन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। स्टार्टिंग से एक बार फिर से देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज एंजाइम, स्लेवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ये तीनों मिलके इसको
डाइजेस्ट करेंगे कहाँ का, माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ दोनों जगह पे डाइजेशन होगा। किसकी फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। प्रोटीन है, प्रोटेज एंजाइम, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन कहाँ में, स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, वो ट्रिप्सिन रिलीज करेगा। स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन ये दोनों साइट है जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होगा, किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमाइनो एसिड में। फिर है लिपिड, लिपिड का जो डाइजेशन वो करेगा लाइपेज। कहाँ कहाँ पे एंजाइम कहाँ से रिलीज होगा, पेनक्रियाज, पेनक्रेटिक जूस होता है उसमें। एंड दूसरा इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसके अंदर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होगा ये। साइट ऑफ डाइजेशन कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गए हमारे एंजाइम्स कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम कर रहा है, साइट ऑफ डाइजेशन कहाँ कौन सी है, रिलीज कहाँ से हो रहे हैं। ये चीज अगर आप डायग्राम्स, एंजाइम्स, बट उसकी फंक्शनिंग क्या है, किस में कन्वर्ट करा है, अगर ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से आप लर्न कर लेते हो तो थ्योरी लिखने में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि थ्योरी तो सारी की सारी इसी के बेस पे हमें यही बताना है कि स्टमक में कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, किस में उसको डिग्रेड करेगा, किस में उसका डाइजेशन होगा। ये सारी चीजें हमें इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, ये सारा का सारा हमें समझाना होता है। तो डायग्राम इसका अच्छे से आपको बनाना आना चाहिए, अच्छे से उसकी लेबलिंग करनी आनी चाहिए, और ये सारे के सारे एंजाइम्स उसको आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आप डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।